फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के अंदर हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अलग अलग प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो डिपेंड करते हैं नीड ऑफ द कपल को किस प्रकार की ज़रूरत है, वुमेन प्रेफरेंसेस, इंडिविजुअल कंप्लायंस, कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स। फॉर एग्जांपल कुछ कल्चर्स बोलते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ नहीं करने चाहिए। सो वही डिपेंड है, सिलेक्शन जो है कॉन्ट्रासेप्शन मैथड्स की वो अलग अलग प्रकार से होती है, डिपेंड करता है इंडिविजुअल की प्रेफरेंस के ऊपर। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो इसकी जो डिवीजन है वो 4 पार्ट्स में है। बैरियर मेथड्स जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं, नेचुरल मेथड, IUCD इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस एंड हार्मोनल मेथड्स। और जिसके अंदर बैरियर को हम डीपली पढ़ेंगे, नेचुरल मेथड्स को डीपली पढ़ेंगे, IUCD को डीपली पढ़ेंगे और हार्मोनल मेथड्स को। थोड़ा थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। बैरियर मेथड्स में मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, स्पर्मिसाइड्स। नेचुरल मेथड में एब्सिस्टेंस, विड्रॉवल, ब्रेस्ट फीडिंग, रिदम मेथड। IUCD के अंदर कॉपर आयोडीज, लीवोनॉर्जेस्ट्रोल IUD। हार्मोनल मेथड्स के अंदर पिल्स, चाहे वो ओरल हैं, चाहे वो इम्प्लांट हैं, ट्रांसवेजाइनल पैचेस हैं, सॉरी ट्रांसडर्मल पैचेस हैं, वेजाइनल रिंग्स या इंजेक्टेबल्स। तो इनमें से सारी ये क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर ये टेम्परेरी मेथड की मैंने टाइप्स बताए हैं। दूसरा जो हमारे पास टाइप आता है दैट इज परमानेंट। ओके, तो सबसे पहले टेम्परेरी को डिस्कस करते हैं। टेम्परेरी के अंदर भी सबसे पहले बैरियर मेथड को डिस्कस करते हैं। सो गाइस, बैरियर मेथड हमारे पास अलग अलग टाइप से होता है, फिजिकल, कंबाइंड एंड केमिकल। सो लेट्स हैव अ लुक। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या सो फिजिकल मेथड्स कौन से हैं? फिजिकल यानी कि कोई चीज़ आप फिजिकली अप्लाई कर रहे हो ताकि वो एक बैरियर क्रिएट कर सके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉन्डम, जिसे हम निरोध भी बोलते हैं, वो चीज़ प्रिवेंट करती है स्पर्म के डिपोजिशन को, ताकि स्पर्म जो है वो डिपोजिट ना हो। 98% इसका सक्सेस रेट है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट HIV एंड अदर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज। तो अगर कोई नर्स स्टूडेंट्स को एजुकेट कर रही है और वो पूछती है कि इनमें से कौन सी बात आपको सही लगती है, स्टूडेंट से पूछती है कि मैंने आपको सिखाया है, आपको इनमें से कौन सी बात सही लग रही है, तो वो बच्चे बोलेंगे कि जो कॉन्डम है वो हमको HIV और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज से बचाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। फीमेल कॉन्डम ये बना हुआ होता है पॉली एन्यूथ्रेन से। 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और ये भी स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करता है। 95% इसका सक्सेस रेट है एंड कैन बी इंसर्टेड 6 to 8 hours बिफोर प्रोटेक्शन फ्रॉम द, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस। नेक्स्ट हमारे पास बैरियर मेथड का एक और टाइप आ जाता है, दैट इज डच कैप, जिसको हम डायफ्राम भी बोलते हैं। ये जो डायफ्राम होता है इसका दूसरा नाम डच कैप होता है। इसे हम लियाज शील्ड भी बोलते हैं और साइल्स कॉन्ट्रासेप्टिव भी बोलते हैं। इसके अलग अलग नाम हैं जो कि कम्युनिटी में यूज़ किए जाते हैं। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि अगर किसी को भी मेडिकल इशू है, किसी को भी किसी प्रकार का मेडिकल इशू है, तो उस इंसान को बैरियर मेथड दिए जाते हैं। और बैरियर मेथड के अंदर भी सबसे बेस्ट कौन सा है? डायफ्राम। तो अगर आपके सामने बैरियर मेथड है, टिक कर दीजिए उसे, दैट इज द करेक्ट आंसर। इफ दे हैव मेंशन्ड पर्टिकुलरली डायफ्राम देन टिक डायफ्राम। ओके, इसका जो डायफ्राम होता है वो 5 से 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, इतना बड़ा होता है। आप सबको मालूम होगा सर्विक्स जो होती है वो सर्कुलर होती है, डायफ्राम उसका लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर का होता है, उससे कम ही होता है। तो द डायफ्राम विल कवर द टिप ऑफ द हेड ऑफ द सर्विक्स। तो वो डायफ्राम क्या करेगी, वो सर्विक्स के हेड को कवर कर देगी ताकि स्पर्म सर्विक्स के अंदर एंट्री ना कर सके। ये प्रिवेंट करता है स्पर्म की एंट्री को। 85% विद स्पर्मिसाइड रिक्वायर हेल्थ प्रोफेशनल एंड लेस प्रोटेक्शन फ्रॉम द STDs, क्योंकि वेजाइनल के साथ तो टच करेगा ना स्पर्म, बेशक सर्विक्स के अंदर नहीं गया बट वेजाइनल ग्रोथ तो हुई ना उसकी, इसीलिए थोड़ा सा लेस प्रोटेक्शन देता है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस को, इन्फेक्शंस को। नेक्स्ट हमारे पास आता है चौथा टाइप, दैट इज वेजाइनल स्पंज। ओके, ये कुछ छोटा सा स्पंज जैसा होता है। ये नॉक्सिनोल 9 कर इसमें केमिकल होते हैं और ये 6 घंटे तक आपको प्रोटेक्शन देता है। और इसके अलावा स्पर्मिसाइड्स होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं, ये स्पंज के अंदर भी पाए जाते हैं, यानी स्पंज के अंदर वो एब्जॉर्बेंट होगा, एब्जॉर्ब किया होगा, उसमें मिक्स होगा वो स्पर्मिसाइड्स।
85% इनका प्रोटेक्शन होता है। अप्लाइड हाई टू इनटू द वजाइनल कैनाल एट लीस्ट 15 मिनट्स बिफोर द कोइटस, तो 15 मिनट पहले। लेकिन अगर नॉनॉक्सिनोल 9 लगा रहे हो तो आप 6 घंटे पहले भी यूज कर सकते हो। सो बैरियर मेथड में क्या क्या बोला, फिजिकल, कंबाइंड एंड केमिकल्स। ओके, सो फिजिकल मेथड कौन से हैं, जिनमें आप कोई भी किसी प्रकार का रबड़ इस्तेमाल कर रहे हो। केमिकल में कौन से आएंगे, जिनमें आप पर्टिकुलर केमिकल यूज कर रहे हो। और कंबाइंड यानी वो फिजिकल भी हैं और वो केमिकल भी हैं, जैसे स्पंज हो गया। सो कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम एंड योर डच कैप एंड वजाइनल स्पंज एंड स्पर्मिसाइड। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड ज्यादा कुछ मेहनत वाली बात नहीं है। फर्स्ट द मेथड इज एब्सिस्टेंस, यानी कि नेचुरली टेक आउट द पेनिस एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन। So pulling out the penis from the vagina just before the ejaculation, 96% ये काफ़ी इफेक्टिव है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए। प्री कोइटल सिक्रीशन में कंटेन स्पर्म, तो जो प्री कोइटल सिक्रीशन होती है बिफोर इजैकुलेशन, उनमें भी स्पर्म काउंट होता है, बट स्टिल उतना भी नहीं होता है, तो इसीलिए 96% इसका रेट फिर भी अच्छा है। नेक्स्ट वी हैव एब्सटेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम 6 days बिफोर एंड 7 days आफ्टर ओवुलेशन। इसके बारे में गाइस मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। मेंस्ट्रुएशन साइकिल 1 तारीख से लेकर 7 तारीख मेंस्ट्रुएशन आता है। 7 तारीख के बाद हमारे जो हार्मोन्स हैं FSH, ओके, एंड जो एस्ट्रोजन है वो स्पाइक पे हो जाता है, ताकि वो ओवम को क्या कर सके, बड़ा बना सके। और लगभग 14वें दिन पर वो उस ओवम को LH सर्ज की प्रेजेंस में, LH के हाई होने की प्रेजेंस में वो ओवम वहां से वो बाहर आ जाएगा, ओवुलेशन हो जाएगी। And now this ovum will survive for 24 hours, okay, but the sperm can survive for 4 to 5 days। तो अगर किसी ने 10 या 11, 10 तारीख को भी 10 को भी अगर किसी ने कोइटस किया है, तो भाई 5 दिन तक वो स्पर्म सर्वाइव कर सकते हैं, टिल 17 तक, है ना। तो इसीलिए 8 से लेकर 19 तक क्या है, हमारा फर्टाइल पीरियड है। तो हमें क्या बोलना है उस लेडी को कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जस्ट बाद, ओके, टिल हियर इट इज ओके, लेकिन यहां से लेकर जो यहां तक का पीरियड, ये क्या है, फर्टाइल। ये इनफर्टाइल है, क्योंकि जो एग है वो क्या हो चुका है, डेड हो चुका है। स्पर्म भी डेड हो चुके होंगे, एग भी डेड, तो ये बिल्कुल सेफ पीरियड है, इनफर्टाइल। बट ये आपका फर्टाइल पीरियड आ जाता है। तो एब्सटेन कब करना है, फ्रॉम द 6th day बिफोर एंड 7 day आफ्टर ओवुलेशन। तो ओवुलेशन के 7 दिन के बाद या फिर 6 दिन पहले ओवुलेशन से, इसको आप क्या कर लो, अवॉइड करो, ये आपका फर्टाइल पीरियड है, तो आप जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होंगे। 95% ये बिल्कुल इफेक्टिव होता है, बिकॉज हर एक लेडी को अपना ओवुलेशन साइकिल पता होता है, और जो ओवुलेशन डे है उस दिन हमें खुद को फील भी हो जाता है, द टेम्परेचर विल बी बिट लोअर, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। 96 आवर्स इज द फर्स्ट टाइम पॉसिबल फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। 96 आवर्स, शिविका। सो ओवुलेशन के बाद जो हमारा 96 आवर्स होते हैं वो पॉसिबल, फर्टिलाइजेशन के लिए काफी पॉसिबल टाइम पीरियड होता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव अनदर मेथड दैट इज नोन एज ब्रेस्ट फीडिंग मेथड। अब ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग टेम्परली सस्पेंड द रिलीज ऑफ LH एंड एस्ट्रोजन। मैंने क्या बोला, एस्ट्रोजन और LH क्या कर रहे थे, आपके ओवुलेशन को लीड करते हैं, सर्ज बढ़ता है और ओवुलेशन टेक्स प्लेस होता है। तो यहाँ पर अगर ब्रेस्ट फीडिंग आप काफी इफेक्टिवली करवाओगे तो आपका LH का जो सर्ज है वो आएगा ही नहीं, जिसकी मदद से आपकी बॉडी के अंदर ओवुलेशन होगा ही नहीं। सो कहीं ना कहीं इट विल बी लाइक, वो तो पोस्टपोन करता चला जाएगा, तो इट विल बी लाइक वेरी इफेक्टिव। 98% इफेक्टिव सक्सेस रेट है इसका। इफेक्टिव अंडर 3 कंडीशंस, मदर्स मंथली ब्लीडिंग हैज नॉट येट स्टार्टेड। ये तभी इफेक्टेड है अब जब मदर जो है वो ब्लीडिंग अभी स्टार्ट नहीं है, वो लोकिया रिलीज कर रही है, बट प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसको अभी तक नहीं आया है। द इन्फेंट इज एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 months, तो तब तक ये मेथड लागू होगा, उसके बाद तो ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर मेथड। इसमें भी क्या होता है, हम लोग जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा फॉल होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर बिफोर द ओवुलेशन, तो स्लाइटली फॉल इन द बॉडी टेम्परेचर 24 आवर्स बिफोर ओवुलेशन, ओके। एंड व्हाट यू विल सी, आप क्या देखेंगे कि बॉडी का जो टेम्परेचर वो थोड़ा सा हल्का सा कम हो रहा है, एंड देन राइज शार्पली ड्यूरिंग ओवुलेशन, और जैसे ओवुलेशन होगा तो एकदम से बढ़ जाएगा, बॉडी काफी गर्म सा महसूस करोगे। 99% ये इफेक्टिव होता है। वुमन इज कंसीडर्ड मोस्ट फर्टाइल फ्रॉम 2 to 3 days प्रायर एंड 3 days आफ्टर द इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर।
नॉट एप्लीकेबल ड्यूरिंग लैक्टेशन और एमनोरिया। तो उस टाइम पे नहीं, बस ओवुलेशन जब हो रहा है उस टाइम पे वो लेडी को अगर बॉडी टेम्परेचर ऑल्टर कर रहा है तो वो काफ़ी इफेक्टिव होगा उसके लिए मानना कि हाँ ये मेरा ओवुलेशन टाइम पीरियड है। नेक्स्ट गाइस एक आता है सर्विकल म्यूकस स्टडी। इसमें क्या होता है, अगर म्यूकस बहुत पतला है, थिन है, वाटरी है, इसका मतलब वो फर्टिलाइजेशन के लिए आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है। थिक होगा मतलब ओवुलेशन नहीं हुई है। जैसे ही वेजाइनल सिक्रीशंस बहुत थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, इसका मतलब है वो प्रिपेयर कर रही है बॉडी को कि स्पर्म आए और वो स्पर्म्स मूव करें बहुत स्मूथली ऊपर तक। तो अगर एब्सटेन ऑन ऑल डे ऑफ विजिबल म्यूकस और 3 डेज देन आफ्टर, अगर आपको विजिबल म्यूकस पतला पतला म्यूकस दिख रहा है तो आप एब्सटेन कर सकते हैं। 97% ये भी इफेक्टिव होता है। अ वुमन इज मोस्ट फर्टाइल व्हेन द सिक्रीशन इज अबंडेंट, क्लियर, नॉन स्टिकी एंड स्ट्रेची। अगर वो स्टिकी होंगी तो फिर इसका मतलब है कि वो नहीं है उस पीरियड में, क्योंकि उससे तो जो स्पर्म्स होते हैं वो फंस जाएंगे वो स्टिकी में। जितनी वाटरी होंगी उतनी स्मूथ स्पर्म जो वो ऊपर मूव करेंगे। तो इसीलिए तो ये उल्टा मत समझना कभी भी, हमेशा ओके। सो हमेशा कैसे होगा, ऑलवेज थिन अबंडेंट। वो कैसी होंगी, थिन होंगी और अबंडेंट होंगी। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द IUCDs। अब गाइस अगला जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं दैट इज इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, IUDs। ओके, ये IUDs फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, 3 जनरेशन, तो हमारे पास ये 3 जनरेशन में डिवाइड होता है क्या, IUDs। सो बेसिकली द IUDs आर डिवाइडेड इनटू 3 जनरेशंस। तो सबसे पहले के पार्क का डाटा देख लेते हैं एंड देन आफ्टर हम इनको सुपरविजली पढ़ेंगे। पहली जनरेशन वो जनरेशन होती थी IUDs की जिनमें हमारे पास लूप्स होते थे, ऐसे लूप्स होते थे, स्पाइरल्स होते थे, कॉइल होते थे, रिंग्स होते थे। जब ये चीजें होती थी तब हमारा जो था वो फर्स्ट जनरेशन था। लिपीज लूप, डबल एस शेप्ड, मेड अप ऑफ पॉलीइथाइलीन, कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट। अब ये बेरियम सल्फेट क्या करता था, वहां एंटीजन काम करता था। एंटीजन, अगर आपकी बॉडी में कुछ एंटीजन होगा तो क्या आपकी बॉडी उसको सर्वाइव करने देगी, नहीं करने देगी। तो आपकी बॉडी के जो वजाइना उसकी सिक्रीशंस के आसपास क्या होगा, 24 घंटे लगातार टारगेट करते रहेंगे किसको, किसी भी एंटीजन को। अब बेचारे स्पर्म्स आएंगे वो भी टारगेट हो जाएंगे और वो भी खत्म हो जाते थे। तो इस प्रकार से काम करते थे। इनका एडवांटेज क्या था, एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट ज्यादा था इनका, लोअर एक्सपल्शन रेट, इनका बाहर आने का रेट भी काफी कम था। लेकिन साइड इफेक्ट क्या था, ब्लीडिंग। तो गाइस अगर मैं पूछूं व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ IUD, प्लीज मेंशन ब्लीडिंग, ओके, बिकॉज ब्लीडिंग इज लाइक मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ IUDs। या अगर मैं बोलूं कॉन्ट्राइंडिकेटेड, देन PID, pelvic inflammatory diseases, contraindicated in bleeding, contraindicated in ectopic pregnancy, contraindicated in cancer। तो इन सब में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। पर अगर मैं बोलूं साइड इफेक्ट्स, पेन और ब्लीडिंग, एक्सपल्शन इनकी तो नहीं होगी, सेकेंड जनरेशन की हो सकती है। नाउ सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं, ये थोड़े एडवांस फॉर्म थे, 1970 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। और ये एडवांस क्यों थे, क्योंकि बेरियम सल्फेट से और भी प्रॉब्लम थी, ब्लीडिंग ये सब ज्यादा था, लेकिन कॉपर इन्होंने ऐड कर दिया किसके अंदर, सेकंड जनरेशन में। तो सेकंड जनरेशन में इन्होंने कॉपर ऐड कर दिया जो कि किससे बना था, पॉलीइथाइलिन से बन रही थी। वो स्ट्रिप जो IUD थी वो पॉलीइथाइलिन की बनती थी और उसमें उन्होंने कॉपर ऐड कर दिया। ओके, अब ये कॉपर क्यों ऐड किया, कॉपर का जो रिलीज था वो करता था कॉपर आयन को रिलीज स्लोली धीरे धीरे, और हमारे जो सर्वाइकल, जो सर्विक्स की जो म्यूकस थी उसकी कंसिस्टेंसी को चेंज, यानी अर्चना नेचुरली फॉर कोइटस व्हाट काइंड ऑफ म्यूकस आई नीड, थिन, वाटरी, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, थिक कर दिया। इस थिक करने की वजह से स्पर्म ऊपर जा ही नहीं पाते थे। तो गाइस इसके ऊपर आप देखते हो कॉपर 200, कॉपर 380, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि कितने डायामीटर में ये उस कॉपर पाया जा रहा है, उस कॉपर टी के ऊपर कितना डायामीटर उस कॉपर का पाया जा रहा है। सो दीज आर द नंबर ऑफ कट इंक्लूड रेफर टू सरफेस एरिया इन स्क्वायर मिलीमीटर्स ऑफ कॉपर ऑन द डिवाइस। तो उस डिवाइस के ऊपर कितना मिली स्क्वायर मीटर जो आपका कॉपर है वो पाया जा रहा है। तो 200, 380 इस प्रकार से पाए जाते थे। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन कॉपर टीज वो थी जो कि हार्मोनल थी,
यानी कि अब वो कॉपर ही नहीं हार्मोन को रिलीज करती थी। दो प्रकार के प्रिंसिपल्स थे इसके, या तो लीवोनॉर्जेस्ट्रोल या तो प्रोजेस्टेरेट। ओके, जो प्रोजेस्टेरेट था वो 38 mg रिलीज करता था, सॉरी 38 mg स्टोरेज था उसके अंदर, जो कि हर दिन 65 mcg को रिलीज करता था। उसका जो रिफिल टाइम था वो लगभग 12 से 18 महीने था। जबकि जो लीवोनॉर्जेस्ट्रोल था, जिसको हम लीवोनॉर्जेस्ट्रोल 20 भी बोलते हैं, मारीना भी बोलते हैं, मायरीना, दैट वाज बेसिकली हैविंग डेली रिलीज ऑफ 20 mcg। ओके, और ये 10 साल तक 20 mcg रिलीज कर सकता है, इसीलिए इसे बोला जाता है थर्ड जनरेशन IUDs। तो गाइज वी हैव हाउ मेनी जनरेशंस? फर्स्ट जनरेशन लूप लिपीज, स्पाइरल कॉइल्स, यू नो। सेकंड जनरेशन कॉपर टीज, थर्ड जनरेशन हार्मोनल्स, वेदर प्रोजेस्टेरेट और वेदर लीवोनॉर्जेस्ट्रोल। यहाँ पे लीवोनॉर्जेस्ट्रोल आपको कंफ्यूज कर सकता है इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव से भी कंफ्यूज कर सकता है, बट गाइज उसका डोज थोड़ा ज्यादा होगा। यहां पर मैं दोबारा जोर डालना चाहती हूँ, ये नॉर्सेट का फेवरेट क्वेश्चन है, मैं MCG बोल रही हूँ, MCG, मैंने MG नहीं बोला है। लीवोनॉर्जेस्ट्रोल मैंने MG में नहीं बोला, MCG में मैंने बोला है। और जब मैं बात करूंगी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की, तब अर्चना मैं किसकी बात करूंगी? MG की। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी। ओके, तो अब आप मुझे बताएंगे ये क्या है? कॉपर टी। इसके ऊपर कॉपर कितना लगा हुआ है? 200, 380 कुछ भी हो सकता है। एंड हियर ऑल्सो डिक्रीज स्पर्म मोटिलिटी एंड स्पर्म डिमाइज, खत्म कर देती है स्पर्म को और ऊपर नहीं आने देती। क्यों? क्योंकि वो एक एंटीजन काम करता है हमारी वजाइना के अंदर, और वो एक प्रकार से म्यूकस को थिक करता है ताकि कुछ भी चीज अंदर ना एंटर करे। 98% सक्सेस रेट है इसका। एंड यू नो व्हाट गाइस, एम्स के अंदर इफ समबडी डिलीवर्स तो उसको पूछते हैं, वैसे वो लोग कॉपर टी डाल देते हैं और 3000 रुपीज भी मिलता है इन एम्स। ऐसे ऐसे स्कीम्स चला रखी है उन्होंने की कॉपर टी लगाने से। सेकेंड जनरेशन IUDs अप टू 10 ईयर प्रोटेक्शन, 380 मिलीमीटर स्क्वायर भी होता है ऑफ कॉपर मेटल, इंक्रीज ब्लीडिंग, लेकिन रिस्क क्या है? ब्लीडिंग। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये क्या है हमारे पास? लीवोनॉर्जेस्ट्रोल, यानी कि हार्मोनल, मेंटेन लो एस्ट्रोजन लेवल विच इनहिबिट ओवुलेशन, इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस, सेम फंक्शंस। ये थर्ड जनरेशन में आ जाती है। 5 साल की प्रोडक्शन भी दे सकती है, कंटेन करते हैं लीवोनॉर्जेस्ट्रोल, रिड्यूस ब्लीडिंग प्रॉब्लम एंड पेल्विक इंफेक्शन। तो ये तीसरे जनरेशन वाली आपकी थोड़ी सी ब्लीडिंग की जो प्रॉब्लम होती है उसको क्या कर देती है? रिजॉल्व। बट कॉपर और फर्स्ट टाइप, फर्स्ट जनरेशन, दोनों क्या करती हैं? ब्लीडिंग। ऑलराइट, नाउ गाइस इसको डालना कब है? विद इन द फर्स्ट 12 डेज ऑफ द साइकिल। तो जैसे ही साइकिल स्टार्ट हुआ तो शुरू के 12 दिन में आप डाल सकते हो, यानी एक दिन को मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया था तो वहां से लेकर 12 दिन के बीच में कभी भी डाल सकते हो, क्योंकि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पेशेंट की जो सर्विक्स होती है वो थोड़ी डायलेटेड होती है, वन फिंगर डायलेटेड होती है और वो कुछ दिन तक वन फिंगर डायलेट रहती है। सो एनी टाइम विद इन 48 आवर आफ्टर द चाइल्ड, और या जन्म के बाद 48 घंटों में कभी भी डाल सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे भी सर्विक्स 10 सेंटीमीटर खुली हुई होती है, तो कभी भी कर सकते हैं। एंड आफ्टर 4 to 6 बस पोस्टमार्टम, तो 6 हफ्ते के पुपीरियम के बाद भी हम इसे डाल सकते हैं, डिपेंड करता है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट योर IUDs। तो IUD 3 जनरेशन की, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हार्मोनल्स। हार्मोनल्स की मैं बात करूं, 100% इफेक्टिव, 100%। ओके, ओवुलेशन को क्या कर देंगी? बिल्कुल ही स्टॉप। दो प्रकार से, ओरल पिल और इंजेक्टेबल्स। अगर मैं ओरल पिल की बात कर रही हूं, सबसे पहले मैं ओरल पिल की बात करती हूं, तो ओरल पिल में क्या आएगा? ओरल पिल में हमारे पास ओरल पिल दवाइयां या तो कंबाइंड दो, या तो प्रोजेस्टेरोन ही दो सिर्फ, या तो फिर पोस्ट कॉइटल पिल दो, ई पिल भी बोल सकते हो, इमरजेंसी पिल, या तो फिर वंस अ मंथ, महीने में एक बार एक गोली खा लो, काम खत्म। ओके, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। इंजेक्टेबल में DMPA, NETEN, इन दोनों में से आप इंजेक्टेबल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है? एक 150 mg होता है, एक 200 mg होता है। वो 3 महीने की प्रोडक्शन देता है, वो 2 महीने की। सो नाउ लेट्स सी ओरल पिल फर्स्ट एंड देन आफ्टर विल टॉक अबाउट इंजेक्टेबल्स। ओरल पिल में सबसे पहले मैं बात करती हूँ कंबाइंड। नाम क्या है? माला N और माला D। गाइस ये दोनों सेम होती हैं,
बस माला डी में एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोडियोल, जो कि आई थिंक 20 mg होता है, ओके। जबकि माला एन के अंदर दो आते हैं, एक होता है लीवोनॉर्जेस्ट्रोल, मैंने ऊपर भी बात करी थी लीवोनॉर्जेस्ट्रोल की, और दूसरा आता है इथाइल एस्ट्रेडियोल, ओके। लीवोजेस्ट्रोल यहाँ पे कितना है 0.15 mg। सो अर्चना माला एन के अंदर लीवोनॉर्जेस्ट्रोल की कितनी गिनती है 0.15 mg, जबकि ऊपर जब मैंने आपको उसमें बताया नॉर्मल जो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स थे हार्मोनल, उसमें मैंने कितना बोला, कितना डोज था सी, इसके अंदर हमारे पास डोज कितना था, कहां गया गाइस, हार्मोनल या हाँ अभी मैंने बताया ना ये, तो जिस अगर मैंने हार्मोनल बताया ना आपको थर्ड जनरेशन में, अर्चना हार्मोनल का मतलब सिर्फ खाना हार्मोनल नहीं, इंजेक्टेबल भी हो सकता है, वो आईयूडी भी हार्मोनल होती है। तीसरी जनरेशन हार्मोनल ही है, ओके। इसमें लीवोनॉर्जेस्ट्रोल बोला ना मैंने, और मैंने क्या बोला एमसीजी की डोज में 20 mcg, एक तो ये याद रखना है। दूसरा लीवोनॉर्जेस्ट्रोल कहां पर आता है, हार्मोनल में आता है, टैबलेट्स में आता है, टैबलेट्स में। तो इसकी लीवोनॉर्जेस्ट्रोल की डोज कितनी है 0.15 mg, ओके। और इथाइल एस्ट्रेडियोल कितने 0.03 mg, कितने में, ये mgs में है, ओके। सेकंड डोज, सेकंड जो पिल आती है नाम है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, क्योंकि लीवोनॉर्जेस्ट्रोल एस्ट्रेडियोल ये हमारे फीमेल के हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन प्रोजेस्टेरोन जो होता है उसको मिनी पिल भी बोलते हैं, माइक्रो पिल भी बोलते हैं। और ये पिल बेसिकली इसके अंदर ना तो लीवोनॉर्जेस्ट्रोल का इस्तेमाल है, ना ही नॉरइथ्रिस्ट्रोन का इस्तेमाल है, इन दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे आप, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बेनिफिशियल होता है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। नेक्स्ट वी हैव पोस्ट कोइटल पिल, यानी कि इमरजेंसी पिल। ये क्वेश्चन एम्स में आ चुका है, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर। ये विद इन 72 आवर्स खानी होती है। इसमें तीन टाइप्स आते हैं। पहला आता है लीवोनॉर्जेस्ट्रोल, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका था, और आंसर क्या था उसका 0.75 mg। वहां पर 0.75 mcg भी लिखा था, वहां पर 0.75 mg भी लिखा था, वहां 20 mcg भी लिखा था, क्योंकि उनको पता है कि लीवोनॉर्जेस्ट्रोल हार्मोनल कॉपर में भी, आईयूडी में भी आता है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है, और इमरजेंसी पिल में भी आता है। लीवोनॉर्जेस्ट्रोल हर जगह आता है, इसीलिए उन्होंने लीवोनॉर्जेस्ट्रोल ही पूछा था एग्जाम में, और उसका आंसर था 0.75 mg कंज्यूम्ड विद इन 72 आवर्स। सेकंड जो दवाई होती है वो आफ्टर 12 आवर्स खानी होती है, एक डोज रिपीट करनी होती है 12 घंटों के बाद। तो आपने फर्स्ट डोज ले ली लीवोनॉर्जेस्ट्रोल की 0.75 mcg, देन सेकंड डोज आप दोबारा लेंगे 12 घंटे के बाद। इसके अलावा और कोई भी पिल होती है इमरजेंसी की, यस, मिफप्रिस्टोन, ओके। मिफप्रिस्टोन जो होती है वो लॉन्ग वंस विद इन 72 आवर्स 10 mg सिंगल डोज, अकलौती एक डोज होती है जो कि 72 घंटों में खाकर जो है वो अबॉर्शन हो जाएगा। टर्शरी पिल यानी तीसरी कोई और पिल भी है क्या, यस, इथाइल एस्ट्रेडियोल। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अगर मैंने बोला कंबाइंड पिल तो इन दोनों को मिला दिया गया, और अगर मैं इन दोनों को अलग अलग बोलूं तो अलग अलग भी मिलते हैं। अलग में इसका डोज कितना है 0.5 mcg, और ये कितना बन जाएगा 0.03 mg, यानी कि लगभग 3 mcg के आसपास, 30 mcg के आसपास, ओके। सो 30 एंड 50 में इतना ज्यादा अंतर नहीं है, तो ओरली आप इतना ही लेते हो, mcg में ही लेते हो आप ओरली। इंजेक्टेबल आईयूडीज में आप mg में लेते हैं, ओरली आप mcg में ही लोगे, सॉरी mg में, ओके, mg सो सॉरी mg में लेंगे, क्योंकि ज्यादा लेना है ना, mcg में कम डोज चाहिए हमें, तो हम जब आईयूडीज लगा रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी चाहिए, तो mcg में आएगी, और जब खा रहे हैं तो हमें ज्यादा मात्रा चाहिए ताकि हम उसको एकदम से अबॉर्ट कर सके। नेक्स्ट गाइस, मेल पिल भी होती है, जो मेल्स भी खा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ऑलिक स्पर्मिया होगा, स्पर्म काउंट बहुत ही कम हो जाता है। गॉसिपोल भी इसे बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है गॉसिपोल, और ये कॉटन सीड से बनी हुई होती है। सो दिस इज लाइक द अडल्ट मेल कॉन्ट्रासेप्टिव, मेल पिल भी इसे बोला जाता है। ऑलराइट, अब इसका थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सो दे आर 100% इफेक्टिव in pregnancy and provide best mean of ensuring spacing between children। तो अगर जन्म नहीं चाहते आप, बच्चे का जन्म ना हो अगले वाले का, तो आप उस गैप को मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हो, प्रेगनेंसी के अंदर आप इफेक्टिव प्रेगनेंसी
इफ यू वांट इफेक्टिव रिजल्ट्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, तो आप जो है वो हार्मोनल मेडिकेशंस ले सकते हो, क्योंकि ये ओव्यूलेशन को स्टॉप कर देंगी, नंबर 1। तो आप देख सकते हो कंबाइंड में, आपने देखा होगा कंबाइंड में माला एन माला डी में 7 टैबलेट अलग से लिखी होती है ना, 7 अलग से बनी होती है, वो आयरन की टैबलेट्स होती हैं। ओके, तो आयरन की टैबलेट्स होती है वो। तो जो शुरुआती जो 5 दवाइयां हम खाते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होने पे, उसमें 21 और 7 उसमें जो 7 दवाई होती है वो आयरन की होती है। तो जैसे ही आपका मेंस्ट्रुएशन डे स्टार्ट हुआ, 5th डे पे आप स्टार्ट कर सकते हो। 6 to 8 आवर्स हैड, इन केस अगर कोई स्किप कर गया, कोई भूल गया दवाई खाना, इन केस इफ समबडी फॉरगेट, उसको कल खाई रात को 6 बजे, अभी उसको कल सुबह 6 बजे, कल शाम को 6 बजे खाई थी और अब रात के 10-11 बज रहे हैं, तो वो क्या करे, वो खा सकता है। लेकिन अगर पूरा दिन ही गायब हो गया 24 आवर्स, तो भाई अगले दिन 2 दवाई इकट्ठी खा लो। ये नॉर्सेट का क्वेश्चन है, वो लोग पूछते हैं, सिनेरियो भी देते हैं कि अगर इन केस, और एनक्लेक्स में भी आता है ये क्वेश्चन, इन केस अगर आप मेडिकेशन स्किप कर जाओगे तो आप नर्स को क्या एजुकेट करोगे, सॉरी पेशेंट को क्या एजुकेट करोगे। अगर 6 से 8 घंटे का गैप है तो आप खा लीजिए दवाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगले वाले टाइम पे जो खानी थी वो खानी है। लेकिन 24 घंटे हो चुके हैं तो आप 2 डोज खा सकते हो। मेंटेनेंस नेगेटिव फीडबैक ऑफ FSH/NH, इसके लिए आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में पता होना चाहिए है। मीनवाइल मैं बता देती हूँ, FSH जो होता है वो आपका स्टार्टिंग हार्मोन है, धीरे धीरे एस्ट्रोजन FSH उसको फॉलिकल्स को मैच्योर करते चले जाते हैं, एंड देन आफ्टर LH जो होता है उस मैच्योर फॉलिकल को बर्स्ट करता है और वहां से एग रिलीज हो जाता है। तो ये उस चीज को कम कर रहा है। इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ सर्विक्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर्विक्स का जो म्यूकस है उसको भी चेंज कर देंगे, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन होगा वो आपको प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, और वो हमारे सर्विक्स की म्यूकस को कैसा करके रखता है, ठीक करके रखता है। तो यहाँ पर अगर आप ये दवाइयाँ खाएंगे तो इससे जो है म्यूकस वो ठीक हो जाएगा। मोर देन 99% इफेक्टिव होती हैं। 21+7 पिल्स होती हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, इसीलिए कभी भी दिल की मरीज वाले, कैंसर वाले, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, उन लोगों में हार्मोनल टैबलेट्स नहीं देते हैं, उनको बोलते हैं बैरियर यूज करो। और बैरियर में भी सबसे इफेक्टिव कौन सा है, डायफ्राम। reduce reproductive organ cancer backup method required if 3 consecutive pills are missed, अगर 3 pills मिस हो गई, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैकअप मेथड, नॉट टू बी टेकन इफ लैक्टेटिंग। और अगर वो लैक्टेट कर रही है, बच्चे को फीड दे रही, तब ये दवाई हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे में इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये हार्मोन्स बच्चे के अंदर भी जा सकते हैं। गाइस, इसका बैकअप का मतलब होता है ऊपर इमरजेंसी पिल, दैट इज व्हाट बैकअप मीन हियर, ओके। क्योंकि काफी 3 दिन हो गए ना उसे नहीं खाई, भूल गई, तो अब उसको लेना पड़ेगा, वन सब पिल भी ले सकती है वो। नेक्स्ट गाइस, हमने बात की थी प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, है ना। सो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल का मैंने दूसरा नाम क्या बताया, मिनी पिल भी मैंने बोला, माइक्रो पिल भी मैंने बोला। इसके अंदर 2 चीजें होती है, एक तो लीवोनॉर्जेस्टेरोन और नॉर्एथिस्टेरोन। पता ही आप लोगों को, तो ये दोनों ही पाए जाते हैं, सॉरी ये नहीं होते, सॉरी, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन ओनली है, इनमें लीवोनॉर्जेस्टेरोन, नॉर्जेस्टेरोन ये सब नहीं होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होगा, इसीलिए ये सेफ होता है एज कंपेयर टू बाकी ड्रग्स के। कैन बी यूज्ड बाय लैक्टेटिंग मदर, तो इसमें लैक्टेटिंग मदर्स जो होती है वो यूज कर सकती हैं। वुमन ओल्डर देन एज 35, दोज विद हिस्ट्री ऑफ हेडेक एंड माइल्ड हाइपरटेंशन, ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, वही सेम यूज ऑफ एस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव अलोंग विद स्मोकिंग, obesity, hypertension increase the risk of complications. Using antibiotics decreases abortion and effectiveness of the oral pills, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है, CYP 450, वेरी गुड, इनिबिटर्स, लीवर में ऐसी ड्रग्स जो इनिबिटर्स होती हैं और ऐसी ड्रग जो कि इंड्यूसर्स होती हैं। तो जो इंड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लीवर के एंजाइम्स को इंड्यूस करते हैं ताकि वो उनको खत्म कर दे। रिफैम्पसिन, स्मोकिंग, ये सब क्या होता है, विटामिन के कुड नॉट कॉज एंजाइम इनिबिशन, तो ये सब क्या करेंगे आपके, ये सब चीजें क्या करेंगी, आपकी जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आप साथ में खा रहे हो उसको खत्म कर देंगे, क्योंकि इन ऐसी एंटीबायोटिक्स इन्होंने क्या किया, आपके लीवर के एंजाइम्स को एक्टिवेट कर दिया, ताकि इंड्यूस कर दिया, ताकि आपकी जो बाकी जो भी आप ड्रग खाओगे उन्हें ये खत्म कर देंगी। तो जो लेडी ये सोच के ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव खा रही है, वो स्मोकिंग भी कर रही है, रिफैम्पसिन भी ले रही है, तो गाइस उस लेडी को बताना पड़ेगा कि आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आपके काम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं,
वो क्या कर देती हैं, इफेक्टिवनेस को कम कर देती हैं। आपके जो ओरल पिल्स होते हैं उनके इफेक्टिवनेस को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। इंटरफेयर विद एक्टिविटी ऑफ ब्रोमोक्रिप्टिन, मिसाइलेट एंड एंटीकोगुलेंट्स, कभी भी एंटीकोगुलेंट के साथ इनको मत दो, ये इंटरफेयर करते हैं। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, काफी ही सोचना पड़ता है, कार्डिक इशू ना हो, किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, ऐसे सब चीजें सोचनी पड़ती हैं। इंक्रीज द टॉक्सिसिटी ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, तो एंटीडिप्रेसेंट्स भी वो ना खाती हो। शुड बी अवॉइडेड द यूज ऑफ हिपैटोटॉक्सिक मेडिकेशंस, तो ये सब चीजें हैं। ओके तो जब भी आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे रहे हो आप सबको क्या करना, थोड़ा ध्यान रखना है कि क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है गाइस। और बताना चाहती हूँ मैं जो और पिल्स हैं, दैट इज ई पिल, इमरजेंसी पिल, इनिबिशन ऑफ द डिले ऑफ द ओवुलेशन, ये आपके ओवुलेशन को डिले कर देती है, 98 to 99% इफेक्टिव होती है। हाई डोज हार्मोनल पिल्स दैट आर टू बी टेकन विद इन 5 days ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ओके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किन किन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड, नंबर 1 हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो हेल्थ प्रॉब्लम्स में हम इनको बिल्कुल भी नहीं देते हैं। ओके सो क्या है इसका आंसर अर्चना, कभी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स में हम लोग इन्हें नहीं देते हैं। नंबर 2 साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसकी वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, कार्डिक इश्यूज, कैंसर, इंक्रीज ग्लूकोज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसीलिए बेस्ट मेथड क्या रहेगा, बैरियर मेथड विल बी दी बेस्ट। सो गाइस ये थे हमारे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू आल्सो टॉक अबाउट इंजेक्टेबल्स। ओके इंजेक्टेबल हार्मोनल्स, तो गाइस यहाँ पर हमारा जो इंजेक्टेबल्स होते हैं वो सप्रेस करते हैं एफएसएच को और एलएच को। ओके तो ये क्या करेंगे, आपके एफएसएच और एलएच जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, उन्हीं को सप्रेस कर देंगे। 99% इनका रेट होता है। और ये इंजेक्शंस कब कब लग रहे हैं, 3 महीने पे और 2 महीने पे। डीएमपीए जो होता है गाइस, मैं इनकी फुल फॉर्म आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। ओके एंड विद द इंजेक्शन नेम्स आप देख भी सकते हो, यहाँ पे डेपो प्रोवेरा करके आते हैं 150 mg पर सिरिंज के हिसाब से। आई हैव द फोटोज, आई विल शेयर विद यू। सो डीएमपीए जो होते हैं वो 150 mg का होता है, हर 3 महीने में देना पड़ता है अगर आप चाहते हो कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव काम करे। और जो एनईटीएन होते हैं वो 200 mg होते हैं, वो हर 2 महीने में देने पड़ते हैं। कैन नॉट बी टेकन बाय वुमन विद लीवर सिरोसिस, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर एंड ब्रेस्ट कैंसर। अगेन आई एम टेलिंग यू, हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, हार्मोनल जितने भी हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जो हार्मोनल हैं ये खराब होते हैं। दीज कैन लीड टू लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन द ह्यूमन बॉडी। फीमेल्स में काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। अगर मैं इम्प्लांट की बात करूं तो यस वी हैव इम्प्लांट, सबडर्मली इम्प्लांट्स, ये बाजू में भी लग जाते हैं, अपर आर्म और फोर आर्म में भी लग सकते हैं। इसके अंदर 35 mg लीवोनॉर्जेस्ट्रोल, हाँ एवरी 5 ईयर देना पड़ेगा आपको इम्प्लांट। गाइस कितना है, 35 mg। ओके यूजुअली हम लीवोनॉर्जेस्ट्रोल इन आईयूडी सेकंड जनरेशन कितना दे रहे थे अर्चना, 20 mcg, राइट 20 mcg, जबकि यहाँ पे कितना दे रहे हो 35 mg लीवोनॉर्जेस्ट्रोल एवरी 5 ईयर इम्प्लांट किया जा रहा है। सप्रेस द एफएसएच एंड एलएच, सेम चीज, 99 एफिशिएंसी अप टू 4 to 5 years। 2 rows of levonorgestrel utilized during the breastfeeding। ओके सो आप क्या कर सकते हैं, इसे ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास और इंजेक्टेबल वे या फिर कुछ इंसर्ट करने का जो वे होता है दैट इज वेजाइनल रिंग्स। These rings will maintain a negative feedback of same FSH and LH which inhibit ovulation, increases the viscosity of the cervical mucus। 99% इफेक्टिव होते हैं। Combined ring is worn, डाली जाती है for 3 weeks with a 1 week break। तो आप इसको निकाल भी सकते हो और डाल भी सकते हो। तो इसमें भी कुछ हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते रहेंगे। प्रोजेस्टेरोन ओनली रिंग्स भी होती हैं, कैन बी लेफ्ट इन वजाइनल कैनाल फॉर 90 days and can be used without any break। Prescription required vaginitis is a common side effect। तो ये भी एक हमारे पास हार्मोनल मेथड है। अगला आता है हमारे पास पैचेस। तो ये भी सेम वही कर रहे हैं, एफएसएच और एलएच के सर्च को इनहिबिट करते हैं, ओवुलेशन को कम करते हैं। 93% इफेक्टिव रेट है इनका। 3 पैचेस आर टू बी यूज्ड एवरी वीक विद नो पैच इन द 4th वीक। ओके तो 3 पैचेस जो है वो यूज किए जाते हैं एवरी वीक। तो 1 2 3 गैप, फिर से 1 2 3, तो चौथे वीक में क्या डाल दोगे आप, गैप डाल दोगे अगर आप पैच लगा रहे हो तो। Now guys, the last point is basically permanent methods।
In our permanent method, we have laparoscopy. It's also known as laparoscopy. मिनी लैप ऑपरेशन, किस केस में? ट्यूबेक्टमी में। अगर कोई ट्यूबेक्टमी कर रहा है, लेडीज के अंदर ट्यूबेक्टमी होती है, जिसको हम लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर भी बोल सकते हैं, मिनी लैप ऑपरेशन भी बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग भी हम लोग बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कि फेलोपियन ट्यूब जो है यहाँ से कट कर दी जाती 3-4 तरीकों से। या तो आप टायर कट कर दो, या तो आप कॉटरी कर दो यानी जला दो, या तो आप बैंड कर दो, बैंडेड कर दो, बैंड बांध दो। लेकिन गाइस ये इरिवर्सिबल होते हैं, इनके रिवर्सिबल रेट बिल्कुल भी नहीं है। सो प्रिवेंटिंग द यूनियन ऑफ ओवम एंड स्पर्म, तो स्पर्म और ओवम का जो जुड़ना था, एक क्वेश्चन पूछा था शायद मुझे गाइनी में पूछा था किसी ने या पिछले बैच में पूछा था कि ओवम रिलीज होएगा क्या? हाँ, ओवम रिलीज हो रहा है पर वो पहुंच नहीं रहा है, दैट्स इट। आफ्टर चाइल्ड बर्थ, विद इन 7 days ऑफ चाइल्ड बर्थ, आफ्टर 6 days ऑफ द पोस्टमार्टम, कभी भी डाल देते हैं वो तो ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन डाल देते हैं, नहीं तो सेम जस्ट लाइक यू नो नॉर्मली जैसे हम आईयूडीज डालते हैं वैसे डाल सकते हो, यानी विद इन 7 days ऑफ द चाइल्ड बर्थ या तो फिर पीरियड के बाद 6 हफ्ते के बाद। कैन बी परफॉर्म्ड एनी टाइम व्हेन द वुमन हैज डिटरमाइंड टू हैव नो फ्यूचर प्रेगनेंसी, तब आप कभी भी कर सकते हैं। प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेगनेंसी एंड रिवर्सिबल सर्जरी इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव, तो बहुत ही मुश्किल होता है रिवर्सिबल सर्जरीज। अब बात करते हैं मेल्स की, तो मेल में क्या क्या है? परमानेंट मेथड होता है मेल्स के अंदर, ओके। एंड मेल जो लोग जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है या जिन लड़कों की उम्र 20 साल से कम है, उनके केसेस में हम कभी भी वैसेक्टमी नहीं करते हैं। और वैसेक्टमी करने से पहले उस आदमी के 2 बच्चे होने ज़रूरी है, मस्ट है, इंडियन के हिसाब से बता रही हूँ मैं। और मेल जो वैसेक्टमी करता है उसके बाद भी वो लेडी को प्रेग्नेंट कर सकता है क्योंकि स्टोरेज होती है स्पर्म्स की, तो हम इसके अंदर उसको इजैकुलेशंस करवाते हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये बिल्कुल 100% काम करता है 3 से 5 महीने के बाद। आफ्टर 3 to 5 मंथ आप बोल सकते हो कि अब दिस मेल इज इनफर्टाइल, ओके। दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉन स्कैपल वैसेक्टमी। सो 30 इजैकुलेशंस करनी होती हैं, 30 इजैकुलेशंस। अगर 30 इजैकुलेशंस नहीं होंगे देन द पेशेंट कैन लीड टू दैट लेडी या कैन लीड टू प्रेगनेंसी, ओके। वैस डिफरेंसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे वास्ट डिफरेंसेस होते हैं, इन्हें हम कट कर देते हैं यहाँ से, और जो ब्लड सप्लाई उसे कट नहीं किया जाता है। एब्डोमिनल एंड भी हो सकता है, टेस्टिकुलर एंड यहाँ दोनों अलग हो जाते हैं। और अब ये जो है टेस्टिस जो हैं और ये जो आपका स्टोरेज एरिया जो होता है वो वहाँ तक जा ही नहीं पाते हैं, तो ये स्टोर ही नहीं हो पाते, बन नहीं पाते, बनेंगे बट आगे नहीं आ पाएंगे, यू नो पीछे से आगे की तरफ नहीं आ पाएंगे। Vast difference of both sides are ligated and the end of the suture away from the each other through an incision in the scrotum. Prevent transport बनते हैं, बनेगा नहीं तो फिर तो वो आदमी नहीं रहेगा ना, वो तो कुछ और ही बन जाएगा वो, लेकिन आउट नहीं होंगे। So prevent the transport of sperm from the testis to the penis. Backup method for 3 months, 3 महीने तक backup method लो, यानी emergency, you know, barriers and all. Reversal procedure is difficult, expensive, less effective to cause pregnancy. 30 ejaculations के बाद ही वो मेल क्या होगा? Infertile. So guys, now let's do some questions. Before that, I need to tell you something. Morning after pill जिसे बोला जाता है कि सुबह नाइट में इंटरकोर्स करने के बाद सुबह अगर फील हो रहा है उसको कि भाई अब मैं क्या करूं, तो यहाँ पर इमरजेंसी जो कॉन्ट्रासेप्टिव होती है वो लीवोनॉर्जेस्ट्रोल होती है, जिसकी डोज 0.75 mg होती है, और ये एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। I hope guys everything is clear to everyone. Yes everyone? Perfect. Now guys the question is in front of you. Please let's give me the answer. Please write down your answers. Two. Perfect. The correct answer is 2. Next question. You will find that the intrauterine device is best for you because it prevent a fertilized ovum planting. You should use foam with condom to
prevent pregnancy because this is the safest method for women with illness. बैरियर मेथड नहीं है इसमें, यही है ना बैरियर में बस, ठीक है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। या ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर, क्योंकि हमको क्या यूज करना है, बैरियर, और बैरियर में फॉर्म बैरियर में आ जाता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, good, third is the correct answer, 14 days before the next period is expected. Next question, ओके, सो आईयूडी का क्या रहता है कॉम्प्लिकेशन? जो मोस्ट कॉमन है ना वो तो ब्लीडिंग है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। यस, और जो मोस्ट फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट है ना वो एक्सपल्शन ऑफ डिवाइस है, मैंने पढ़ा है। गाइस द आंसर विल बी 4, excessive menstruation flow. Okay, क्योंकि what is the most frequent side effect of associated with the use of IUDs and expulsion of the device? उसने पर्टिकुलर नहीं बताया कौन से टाइप का IUD है, अगर वो कुछ मेंशन कर देता यू नो, बट यहाँ पर उसने ओवरऑल फ्रीक्वेंटली साइड इफेक्ट पूछा है कॉमन आईयूडी का, दैट विल बी पेन और मेंस्ट्रुएशन फ्लो। ओके, या तो दर्द होगा या तो ब्लड फ्लो होगा। हम डिवाइस निकालने कॉमन ही नहीं है तो इतना, ब्लीडिंग कॉमन आईयूडी में, तो दैट विल बी द कॉमन। ओके, नेक्स्ट, fourth, talking daily basal body temperature. The nurse is counseling a couple for the infertility clinic. What aspect most stressful for the couple? या गाइस फर्स्ट, नहीं, यहाँ पे ऑप्शन बी देखो एक बार, उसको सबसे ज्यादा यू नो स्ट्रेसफुल क्या लगेगा? या उसको बार बार स्पेसिमन ले आओगे, आपके लिए इजी है ये? नहीं है ना ये इजी बात, बार बार स्पेसिमन लेकर आना यू नो, बार वो उसको बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि उसने काउंसलिंग कर रहा था, वो क्लिनिक में है पेशेंट। ओके, एंड व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोटोकॉल, जो उस क्लिनिक का प्रोटोकॉल है वो बहुत ही मोस्ट स्ट्रेसफुल है उस कपल के लिए। अरे मुझे फिर से स्पेसिमन लेके जाना है, ये चीज। प्लानिंग व्हेन टू हैव इंटरकोर्स, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कभी भी प्लान कर सकता है। विजिटिंग फर्टिलिटी क्लिनिक फ्रीक्वेंटली, अरे जब तुम्हें दिक्कत है तुम फर्टिलिटी क्लिनिक में आने से क्या प्रॉब्लम है? टेकिंग डेली बेसल बॉडी टेम्परेचर, अरे कुछ भी नहीं, थर्मामीटर लगाओ आराम से, लेकिन नेसेसरी स्पेसिमेंस बार लेकर जाना, दैट इज बिट यू नो स्ट्रेसफुल फॉर द कपल्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन, I can't get pregnant if I have sex in between my periods. Yeah, she will get pregnant definitely. So the answer will be 1. Good Jyoti, perfect. Guys, ये तो थे कुछ NCLEX based questions, okay? तो इस पर